देखें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए टेस्ट का, इसको तो हमें लग रहा है सभी लोग कर लिए होंगे। लिखा है 7.964 पे बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये दे रखा है, दिया 7.894 पे बार 964 पे बार, ठीक है ना। इसको हमें किस में लिखना है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। इसका मतलब हमें लिखना है भिन्न के रूप में। ऐसे क्या करेंगे, पूरी संख्या पहले लिख दीजिए, सबसे आसान तरीका पूरी संख्या लिख दीजिए, ठीक है ना। और जिस पर बार नहीं लगा उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 78 माइनस कर दीजिए, बटे में जिस पर बार लगा उसके लिए क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 0 लिखेंगे, और दशमलव के पहले की जो संख्या है उसके लिए हर में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा घटाने पर, आपका हो गया 14 यानी कि 6 हो गया, 5 8 हो गया, 8 8 7 बटे 9 9 9 और 0। सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। इसको पहले 2 से भाग कर दीजिए, पहले 2 से भाग करेंगे, ठीक ना। तो 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 3 9 4 4 3, यही तो होगा। इसको करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 9 18, 2 9 18 और 5, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, परेशान मत होइए, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। भाग दे दीजिए, आप सही बटे में लिखा इसलिए वो आसान लग रहा है, ठीक है ना। इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 7 सही कितना 49 78 49 95, ठीक है ना। ये कह रहे हैं अगर ये सही बटे में नहीं लिखा होता तो यही आसान लगता, अगर सही बटे में लिखे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 7.8964 इस पे बार लिखा है, तो इसको 7 + 0.8964 पे बार भी लिख सकते हैं। अब सिर्फ इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 8964, इसमें से 8 घटा देंगे, और क्या बार पर जितने पर बार लगा उसके लिए 9 9, और जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 0, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे इसको, तब भी वहीं पहुंचेंगे। अब ये 7 आपका सही में हो ही गया है, ये जो आएगा कट के वो बन जाएगा, आपका हो जाएगा 7 सही 4978 और बटे में 4995, 4495। अच्छा ठीक, 4 है यहाँ, ठीक। चार हजार 4478 7 4478। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 1 महिला समान कार्य को करने में कितना समय लेंगे। कोई जाके वहां से इंक ले आइए तो।
मैं वहाँ मिलेगा मैडम के पास। देखें, 3 पुरुष 2 महिलाएं, यानी कि 3 आदमी और 2 वुमेन कितने दिन में कार्य करते हैं? 10 दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में करते हैं। और इसी कार्य को 2 पुरुष 3 महिला 10 दिन में, 2 पुरुष 3 महिला कितने दिन में? 10 दिन। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये? 8 3 की 24 m प्लस 16 W बराबर 20 m प्लस 30 W, यानी कि 4 आदमी बराबर हो जाएंगे 14 वुमेन। इसलिए एक आदमी एक औरत का जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 7/2। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गया इनका। अब आ जाइए, कराना किससे हमें? 2 पुरुष 1 महिला, 2 पुरुष और 1 महिला से कार्य कराना है। कितने दिन में कार्य होगा? D दिन में। इसमें से कोई एक कंडीशन ले लेंगे। मान लीजिए हमने पहला ले लिया, 3 आदमी 2 वुमेन, 3 मैन 2 वुमेन, कितने दिन में? 8 दिन में। यहाँ से m बराबर 7 W बराबर 2, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 इंटू डी बराबर हो जाएगा 21 प्लस 4 इंटू 8, तो हो गया 16D बराबर 25 गुणे 8। ये कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 25/2, यानी कि 12.5 दिन, या 12 से 1/2 दिन। आगे चले, बताइए क्या कह रहे हैं? किसमें? M1 D1 बराबर M2 D2 लगा है। क्या लगा है? M1 D1 बराबर M2 D2। ये कंडीशन होती है कि नहीं? M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है। अब M1 का मतलब यहाँ पर है 2 प्रकार के, 2 भिन्न क्षमताएं के आदमी हैं, पुरुष और महिला हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं? अलग अलग है, तो वो जुड़कर आएगा। समझे बात? और क्यों गुणा किया गया बराबर? ये इसमें से एक कंडीशन लेना पड़ेगा ना, कोई चाहे इस वाली को ले लीजिए, चाहे इस वाली को ले लीजिए, ठीक ना, कोई एक ले सकते हैं। या भी उसी कार्य को कर रहे हैं, या भी उसी कार्य को कर रहे हैं, या भी उसी कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो बराबर किसी को भी कर सकते हैं, चाहे इसके बराबर इसको ले लीजिए, चाहे इसके बराबर इसको ले लीजिए, सेम कार्य है। ठीक ना, सेम कार्य है तो क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। अब M1 D1 का कहीं गुणा हुआ है ये मत पूछिए, ठीक है ना, क्यों गुणा हुआ है? हाँ, फार्मूला नहीं। हाँ, फार्मूला बनाएगा कैसे? अरे भाई, आदमी और डे का क्या होगा? उल्टा रिलेशन नहीं होगा। आदमी की संख्या बढ़ेगी तो डे की संख्या क्या होगी? कम नहीं होगी। उल्टा रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है। आदमी की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। दिनों की संख्या बढ़ेगी तो आदमी की संख्या क्या होगा? उल्टा रिलेशन। आगे चलें, समझे बात? आप पहले जब पढ़ते थे 6 7 8 में, तो ऐसे लिखा रहता था, पुरुष या आदमी, इधर दिन, इधर 20 आदमी 14 दिन, 15 आदमी कितना दिन, ऐसे तीर बनाते थे ऐसे।
ठीक है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब उतना करने का टाइम नहीं, यहाँ पर कई चीजें आती हैं, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। ठीक ना, आपका होगा M1 D1 T1 E1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 E2 अपान W2। ये है इफिशियंसी, क्षमता। ठीक है ना, ये क्या है, इफिशियंसी है, क्षमता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एबीसी BC अपान QR 1:5 वाले त्रिभुज में PQR के समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है। क्षेत्रफल त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का अनुपात 1:25। संगत भुजाओं का वर्ग हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। समरूप त्रिभुज में क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा संगत भुजाओं के वर्ग के। ठीक ना, समरूप त्रिभुज ABC, अच्छा यहाँ पर PQR दिया, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का क्या चाहिए, एरिया का रेशियो चाहिए। तो संगत भुजा, भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक ना, संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के अनुपात में होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, क्या उल्टा है, क्या उल्टा दिया है, अच्छा BC दिया तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें अनुपात क्या दिया है, BC अनुपात PQ दिया है, क्या दिया है, QR दिया है, क्या दिया है, QR दिया है। ये 5:1 है। यहाँ पर हमसे उल्टा पूछा भी तो है, हमने 1/5 कर दिया इसको, BC इसके साथ आ रहा है ना, तो 5 तो नीचे आएगा। क्या हुआ, BC 1 है, उल्टा बना दीजिए, उसमें क्या है, 1:5 दिया है। ठीक है भाई, इसको 5 बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए, 25 हो जाएगा, उसमें क्या है, 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे आपका समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, दो समरूप त्रिभुज Δ1 × Δ2, दो समरूप त्रिभुज है Δ1 और Δ2 समरूप हैं। ठीक है ना, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा भुजा के वर्ग के, संगत भुजा, ऊंचाई के वर्ग के, माध्यिका के वर्ग के, परिमाप के वर्ग के, अंतःवृत्त परवृत्त की त्रिज्या के वर्ग के। ठीक है ना, सबके क्या होगा, बराबर। आगे चलें। तो हमें चाहे भुजा का अनुपात दिया हो, चाहे ऊंचाई का अनुपात दिया हो दोनों त्रिभुज के, चाहे माध्यिका का, चाहे परिमाप का, चाहे त्रिज्याओं का, परवृत्त चाहे अंतःवृत्त। ठीक ना, सभी की क्या होगा, वर्ग में होगा क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, आगे चल, बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हो, बोल रहे हैं अंतःवृत्त और परवृत्त की त्रिज्या है, ये परवृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज में कहाँ रेडियस होता है,
उसमें वृत्त बनाएंगे तब तो रेडियस बनेगा। एक परवृत्त होगा, एक क्या होगा, अंतःवृत्त होगा, तभी तो मिलेगा आपको रेडियस। आगे चले, बोल तो भी रहे हैं भाई, लिखे हैं तो बोल भी तो रहे हैं, परवृत्त और अंतःवृत्त। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया है यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो देखें, एक समीकरण आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, 5। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 3। ये होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है सी बाई ए, कराया गया है। ठीक ना। हमें ऐसा समीकरण चाहिए जिसके मूल क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी कि इसका मूलों का योग क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर चाहिए और हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। इसका क्या कर दीजिए, ये तो मिल जाएगा ये वाला आसानी से, चाहे इसी को कहिए कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ये चाहिए तो इससे मिल जाएगा वो। ठीक है ना। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 25। ये मान हमें निकालना है तो इसका मान रख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 25। इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा कितना, 19 ना, 19। और ये मान हमें मिल ही गया, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये पता है कि कितना हो जाएगा, 9। तो हमें समीकरण लिखना है तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये तो समीकरण बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यही होता है ना, बराबर 0। तो ये हो गया मूलों का योग, मूलों का योग क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, रख लीजिए मान। आपका समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x और प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलें। आपसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है और उसके ऊंचाई में 125% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। ठीक है ना, उसके आयतन में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। मिटा दे इसे, कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना। आइए, तो त्रिज्या में कमी किया है और ऊंचाई में वृद्धि किया है, तो बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें 2 बार 20% कमी होगा, आर स्क्वायर है, और इसमें 125 कितना दिया है, 125% की वृद्धि दिया है। ठीक है ना।
समझे बात? तो चाहे इन दोनों में एक्स वाई लगा के फिर इसके साथ एक्स वाई लगा लीजिए, ठीक है। और चाहे क्या कर लीजिए, देखिए ये कमी चल रहा है तो 20 कमी होगा तो कितना बनेगा, 4/5 गुणे 4/5, 125 का वृद्धि होगा तो 225, 225/100 यानी कि 9/4, ठीक ना, 9/4। तो ये कितना हो गया आपका, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 25। ये हो गया पहले का आयतन और ये हो गया बाद का आयतन, ठीक है। कितना बढ़ा, 11 बढ़ा, किस पर, 25 पर गुणे 100, कितना हो जाएगा, 44%, ठीक है, 44% का वृद्धि। समझ पाए है ना? पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, एक इसके कारण प्रभाव पड़ेगा, इसके कारण प्रभाव पड़ेगा, तो आर 2 बार आ रहा है तो 20% कम होगा, 20% कम होगा और 125% एच बढ़ेगा। तो चाहे इसमें एक्स वाई लगा लीजिए, फिर एक रिजल्ट बनेगा उसमें एक्स वाई लगा लीजिए तब भी आ जाएगा। जैसे हमारा 20 ये कमी वाला और 125 वृद्धि वाला, तो इसमें अगर एक्स वाई लगाएंगे तो कमी वाले में 20 चलेगा तो 20 40 और आपका 4 घटेगा तो कितना बनेगा, 36% बनेगा ये, ठीक ना, 36% बनेगा। और इसके साथ 125% का क्या कर लीजिए, वृद्धि वाला कर लीजिए, ये तो कमी वाला रहेगा ना, -36 गुणे 125/100। इसमें एक्स वाई लगाएंगे तो -20 प्लस 20 गुणे 20/100 बनेगा, ठीक ना। तो ये 36 हो गया, 36% का कमी। अब 36% के कमी के साथ 125 का लगाएंगे तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 44, करके देखिए आ रहा होगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 44% की वृद्धि। और चाहे ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए जैसे किए हैं, 20% कम हुआ तो 4/5 हुआ, अगला 20% कम हुआ तो 4/5 हुआ, अगला 125% बढ़ा तो 125 बढ़ेगा 225 हो जाएगा, ठीक ना। तो 225 यानी कि 9/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अंश में जो चलेगा वो बाद का है और हर में जो चल रहा है वो पहले का है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आ गया था ना सबका ये, नहीं, अगला देखें, 15 10 12 का चतुर्थांश चाहिए, 15 10 12 का चौथांश चाहिए, तो चौथांश आपका होगा b² a, क्या होगा, b² a होगा। चौथांश क्या होगा, यही तो होगा, b² a। चौथांश हमें चाहिए, जाएगा b² a। अच्छा यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई होंगी ना, हाँ तो ठीक है, तो हो जाएगा BC/A, और क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, BC/A। तो आपका है 10 गुणे 12/15, क्या हो जाएगा, 10 गुणे 12/15, ठीक है, 10 गुणे 12/15। ध्यान दे, ऐसे आएगा, पहला अनुपात कौन बताएगा, पहला अनुपात होगा AB/C, दूसरा अनुपात द्वितीय अनुपात मध्यानुपात या गुणोत्तर माध्य, ठीक ना, सब एक ही चीज है, द्वितीय अनुपात मध्यानुपात या गुणोत्तर माध्य, ठीक ना। तो ये क्या होगा, √AB। तीसरा अनुपात आपका होगा B²/A और चौथा अनुपात आपका होगा BC/A, ठीक है, BC/A। हाँ, जब आपके पास दूसरा द्वितीय देगा तो 2 संख्या होगी, तीसरा देगा तो 2 ही संख्या होगी, पहला देगा तो 3 संख्या होगी, चौथा देगा तो 3 संख्या होगी, ठीक है। आगे चलें,
ऐसे निकाल लीजिएगा, इसमें निकालने में कुछ नहीं। जैसे पहला अनुपात का मतलब हो गया फर्स्ट अनुपात, उसके बाद आपके पास एक संख्या है, फिर समान अनुपात, फिर एक संख्या है, फिर एक तीसरी संख्या है। ठीक है ना, ये हो गया पहला अनुपात बटे ए बराबर बी बाई सी। इसलिए पहला अनुपात क्या बन जाता है, ए बी बाई सी, ए बी बाई सी। ठीक है ना, ऐसे इसको करते हैं, ऐसे इसको करते हैं। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। दो अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है। संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, हो जाएगा नहीं? तो ऑप्शन से कर सकते हैं। दो अंकों की संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अच्छा, हमें चाहिए अंकों का गुणनफल, तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा फिर। ठीक ना, क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा। और कह रहा अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाता है तो मूल संख्या से 18 कम है। तो देखें, एक तो आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये बराबर है x प्लस वाई का 7 गुना। ठीक ना, एक कंडीशन ये हो गई आपकी केस 1। केस 2 देख लीजिए, केस 2 में क्या हो जाएगा, आपसे कह रहा अंकों को पलट दीजिए तो संख्या आपकी हो जाएगी 10x प्लस वाई और 10y प्लस x का जो डिफरेंस है कितना है, 18 है। ठीक ना, का डिफरेंस जो है कितना है, 18 है। आपसे कह रहा स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 क्या है, कम है। ये हो गई मूल संख्या और ये हो गया बदलने पर प्राप्त संख्या। इसका जो अंतर है वो कितना है, 18 है। यहाँ से हमें एक्स वाई मिल जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10x प्लस वाई बराबर 7x प्लस 7y, इसलिए 3x बराबर 6y, इसलिए x बराबर 2y। ठीक ना, x का मान यहाँ लाकर रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 18, यानी कि x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ से मान रख देंगे। ठीक ना, आ जाएगा, हाँ 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। ठीक ना, इसलिए y बराबर हो जाएगा 2। जब यहाँ x बराबर रखेंगे 2y तो y ही तो मिलेगा, लिख देते हैं 2y माइनस वाई, इसलिए y बराबर आ जाएगा 2। y जब 2 आ जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। x बराबर क्या आ जाएगा, 4। हमें क्या चाहिए, अंकों का गुणनफल। तो अंक आपके पास है, इसका क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए। कितना हो जाएगा 8। दूसरा तरीका जैसे हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, ध्यान दें। ठीक ना, जैसे पहला ऑप्शन आपके पास है 10, तो क्या हो सकता है, इसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुणे 5। ठीक ना, यही तो होगा, और कुछ हो सकता है इसके अलावा, नहीं हो सकता। हाँ 1 इंटू 10 होगा तो आपका कह रहा है कि संख्या के अंक हैं, तो ये किसी भी संख्या का अंक 10 तो हो नहीं पाएगा। ठीक ना, इसलिए इसको छोड़ देंगे। समझे बात मेरी, नहीं समझे? किसी संख्या का अंक 10 हो सकता है, हो सकता है किसी संख्या का अंक 10, क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, किसी भी संख्या का अंक 1 से 0 से लेकर 9 ही तक तो होगा, 10 कहाँ होगा। समझे बात, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो संख्या क्या हो सकती है, या तो 25 या तो 52। अब आप एक जगह कह रहा है कि 7 गुना है, अंक के योग का कितना है,
7 गुना है, तो इसमें कहीं 7 आ रहा है गुणज? नहीं आ रहा है। अगला क्या है आपका? अगला आपके पास है 12। अगर 12 है तो 12 का क्या बनेगा? 3 गुणे 4, या 1 गुणे 12, या 2 गुणे 6। तो ये तो होगा नहीं। इससे संख्या 34 बन सकती है या 43। इसमें भी नहीं आ रहा 7। 7 गुना होना चाहिए ना। अगर 7 गुना नहीं होगा तो पूर्णांक मान नहीं आएगा एक्स वाई का। समझे बात? अब आपका कह रहा है इसके संख्या क्या बनेगी? 26, इसका बनेगा 62। ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि इसके अंकों का योग 12, सॉरी अंकों का गुणनफल 12 नहीं हो पाएगा। अब अगला देखिए क्या है, 18। अब 8 कर देते हैं, 18 कर लीजिएगा, 8 कर देते हैं। मान लीजिए अगर अंकों का योग है, अंकों का गुणनफल है 8, तो अंकों का गुणनफल है 8, तो 1 गुणे 8 हो सकता है, या हो सकता है 2 गुणे 4। इससे संख्या बनेगी 18 या 81, इससे संख्या बनेगी 24 या 42। तो इसी में 7 आया, इसलिए यही आंसर। ठीक है ना? समझे बात जो कहना चाह रहा हूं मैं? बगैर किए ऐसे कर सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आगे चलें। अंकों का गुणनफल दिया तो उसमें अंक आएंगे, और जब अंक आएंगे तो उससे हम संख्या बना लेंगे। संख्या बना लेंगे तो हम पहली कंडीशन को क्या कर लेंगे? फॉलो कर लेंगे। अगर अंकों के योग का 7 गुना करेंगे तो संख्या आ जानी चाहिए। अब 7 गुना का यानी कि कहीं भी किसी में अगर 7 नहीं आ रहा है मल्टीपल में, तो इसका मतलब वो कोई भी हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। अंकों का योग करके 7 गुना करेंगे तो कभी इसके बराबर आ पाएगा? इसमें 7 आना चाहिए तभी तो होगा। आगे चलें। जैसे ये आ गया 42, इसके अंकों का योग हो गया 6 गुणे 7, आ गया ना 42। और किसी का करिए, इसके अंकों का योग कितना होगा? 8, और इसका 7 गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56 है संख्या, नहीं है ना? ये कहना चाह रहा हूँ। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्होंने कार्य पूरा करने में कितना समय लिया या लगेगा? 2-2 का चल रहा है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ए बी बी सी सी ए में चल रहा है। ए बी करता है 18, ए बी करते हैं 18 दिन में। दिन दिया कि घंटे? 18 दिन। बी सी करते हैं 15 दिन में, और सी ए करते हैं 12 दिन। इसका एलसीएम ले लेंगे 180। ठीक है ना? 180, इसलिए इसका 10 यूनिट, इसका 12 यूनिट, और इसका 15 यूनिट। ठीक है ना? हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। 2a प्लस बी प्लस सी, तो 10 प्लस 12 प्लस 15 37। इसलिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हो जाएगा 37/2। इसलिए समय लगेगा 180/37/2। कार्य बटे क्षमता, टाइम हो जाएगा। कार्य बटे क्षमता क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा। वर्क अपॉन इफिशियंसी, टाइम हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। अब आगे कर लीजिएगा जो गुणा भाग करना। आपका सी बनेगा 9 सही 27/37। 7 9 63, 7 9, ठीक है। आगे चलो, एक वस्तु को 500 रुपये अंकित मूल्य पर 25%, 8%, x% की 3 क्रमिक छूट के बाद 303.60 में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 33 प्लस x% की एकल छूट पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है? यही होगा ना? अच्छा, मेरे में दिख नहीं रहा था। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें x निकालना है। पहले क्या करेंगे? x निकालेंगे। उस पर कितना लिखा है? 500। कितना लिखा हुआ है?
500 लिखा है, 500 लिखा है, 3 क्रमिक छूट है। एक छूट आपकी है 25%, फिर 8%, फिर x%। इस पर 25% का डिस्काउंट अगर होगा, 500 पर 25% का डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट हो जाए, कितना हो जाएगा इसका मूल्य? 400 हो जाएगा इसका मूल्य। नहीं, 400 नहीं होगा, 375। 500 गुड़े 3/4 ना, यही तो होगा। ये हो जाएगा 500 गुड़े 3/4, 25% घटा देंगे, 75%, 75% यानी कि 3/4, 375। ठीक, अब 375 पर अब की बार डिस्काउंट कितना होगा? 8%। 8% डिस्काउंट करिए 375 का, 8% डिस्काउंट करेंगे तो आपका 92/100 बनेगा। 92/100 यानी कि 46/50 और छोटा कर सकते हैं, 23/25, ठीक ना, 23/25। और चाहे लिख लीजिए 92 इधर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, 375 गुड़े 92/100, ठीक है ना। तो 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, और आपका हो गया 12, 125, 5 ना, तो कितना आ गया आपका? 15 गुड़े 23। 15 गुड़े 23 कितना बन जाएगा? या ऐसे रहने दीजिए, चाहे तो ऐसे रहने दे, नहीं करना पड़ेगा। 15 तिया 45, 15 दुनाई 30, और 30×4 34, 345। इसके बाद एक डिस्काउंट है यक्स का, इसके बाद एक डिस्काउंट है यक्स का। यक्स का डिस्काउंट होने के बाद अब ये मूल्य हो गया है 303.60। तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 345 में से घटा देंगे तो कितने का हुआ? इधर हो गया 0.40, और ये आपका हो गया 4, 4 में से 3 गए 1, और ये 4, और ये सॉरी केवल 41.40 ना, इतने का डिस्काउंट हुआ। ये आपका हो गया डिस्काउंट। अब देख लीजिए कितना है, यक्स का मान निकाल लेंगे। 41.40 का डिस्काउंट है किस पर? 345 पर। ये हो जाएगा आपका यक्स का मान। जब तक यक्स नहीं निकाल पाएंगे, कर नहीं पाएंगे आगे। ये हो जाएगा आपका यक्स का मान। कितना आएगा? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा क्या? कितना आया? 12, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 6 54, ठीक है। हाँ, 12% एग्जैक्ट आ रहा है, 12%। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए 33 प्लस एक्स। हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट। हमारा डिस्काउंट जो है वो 33 प्लस एक्स है, यानी कि 33 प्लस 12, यानी कितना? 45% डिस्काउंट चाहिए। तो 500 पर 45% का डिस्काउंट ले लीजिए। 500 पर 45% का डिस्काउंट यानी कि 55/100। यह हो जाएगा 5, 25, 5 और 25, 2 27, 275 रुपये। आगे चलो। दस नंबर सभी लोग कर लेंगे। 15 और 24, 15 में भर सकता है, 24 में खाली कर सकता है, 15 में भर सकता है, 24 में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना बनेगा? 120। ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 5। 8 भर रहा, 5 खाली कर रहा, इसलिए इसका एक साथ का एफिशिएंसी देंगे तो 8 - 5 यानी कि
3, इसलिए समय लगेगा इसे 120/3 यानी कि 40। आगे चलो, ग्राफ कर लीजिएगा आप लोग। आपसे कह रहा 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 15। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? 15 है। 1 से 100 तक है 25, 1 से 50 तक है 15, 1 से 100 तक हैं 25 अभाज्य संख्याएं और 1 से 50 तक हैं 15 अभाज्य संख्या और 1 से 25 तक हैं कितना? 9 अभाज्य संख्या। आगे चलो, अगला आप लोग कर लिए होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी बनेगा, ठीक ना? कितना हो जाएगा? 110। आ गया था ना ये आसानी से? आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए, ठीक ना? क्या है? 183 का क्यूब माइनस 73 का क्यूब, और यहाँ लिखा होगा 183 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 183 गुणे 73 और प्लस 73 का स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा। कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी लिख दीजिए, ए माइनस बी यानी कि 183 माइनस 73, ठीक ना? ये है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बनेगा ए माइनस बी। जब भी ऐसा दिखे क्या लिखना है? ए माइनस बी लिखना है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, अगला आपका लिखा है साइन 70 माइनस 2 साइन क्यूब 70 बटे में 2 कास क्यूब 70 माइनस कास 70, आपका हो जाएगा tan 70। क्या हो जाएगा? tan 70। मिटा दें इसे, tan 70। ये तो हो गया होगा ना सबका? नहीं हो पाया था? साइन 70 माइनस 2 साइन क्यूब 70 बटे में 2 कास क्यूब 70 माइनस कास 70। ऊपर साइन 70 कॉमन ले लीजिए और बटे में कास 70 कॉमन कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 और ये हो जाएगा 1 2 कास स्क्वायर 70 माइनस 1, ये दोनों एक ही हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका लिखा है साइन टू थीटा सॉरी कास टू थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कास 2 थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा कास 2 थीटा, ठीक है? या कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा कास 2 थीटा, ठीक है? ये तो लिखा है, 70 की जगह क्या लिख दीजिए? थीटा, कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे लिखेंगे तो आपका बनेगा कास 140 डिग्री, ठीक ना? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कास 2 थीटा यानी कि कास 140 और ये हो जाएगा कास 140, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा साइन 70 बटे कास 70, साइन 70 बटे कास 70 यानी कि tan 70 साइन थीटा अपान कास थीटा। आगे चलो,
मिटा दें? अगला लिखा आपका 3/7 गुणे 3/7, 3/7 की पावर 8 गुणे 3/7 पावर -14 बराबर 3/7 की पावर 3p - 3। ये भी क्वेश्चन हुआ है। 3/7 की पावर 8, 3/7 की पावर है 8 इंटू है 3/7 की पावर -14 बराबर 7/3 की 3/7 ही लिखो। 3/7 की पावर 3p - 3, 3p - 3 बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएगी या घट जाएगी जैसा साइन होगा तो जाएगा 3/7 की पावर 8 -14 बराबर 3/7 की पावर 3p - 3 तो जाएगा 3/7 की पावर -6 होगा ना, और ये हो जाएगा 3/7 की पावर 3p - 3, इसलिए 3p - 3 बराबर हो जाएगा -6। बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 3p बराबर -3, ठीक है ना, इसलिए p बराबर हो जाएगा -1। किसमें? एक व्यक्ति ने 273 में कुल 50 पेन और पेंसिल खरीदे। प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपये और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये। उसने कितने पेन खरीदे? इसमें क्या है? फर्जी क्वेश्चन है। 50 पेन और पेंसिल खरीदे, यानी कि दोनों मिलाकर 50 खरीदे। नहीं भाई, ठीक है, खुद ही सोचना चाहिए। अगर 50 पेन खरीदा, खुद सोच लीजिए क्या तर्क लगाते, मैं यही नहीं समझ पाता। 50 पेन है और एक पेन का मूल्य कितना है? 6 है, तो कितना हो गया? और रुपया कितना दिया है? कैसे ज्यादा हो गया? इसका मतलब दोनों क्या है? मिलाकर है 50। समझे बात? अगर कंफ्यूजन हो तो कुछ कॉमन सेंस लगा लीजिए ना। 6×5 = 30, 300 रुपया खुदा हो गया और 273 में खरीदा है, कुल इतना ही खर्च किया है। अब समझ गए बात को ना? अब इसमें चाहे एक्स से लगा लीजिए और चाहे आप एलिगेशन लगा लीजिए, ठीक ना। देखिए पहले एक्स से बता देते हैं। 50 पेन है, सॉरी 50 पेन और पेंसिल दोनों है, तो हमें निकालना क्या है? पेंसिल की पेन, हमें निकालना है पेन। तो पेन की संख्या मान ले रहे हैं एक्स, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 6x। क्या हो जाएगा? 6x। और पेंसिल कितनी हो जाएगी? 50 - x। और इनका मूल्य कितना है? 5 रुपये एक पेंसिल का, बराबर हो जाएगा 273। ये पेंसिल का मूल्य हो गया, ये पेन का। पेनों की संख्या क्या मान लिए हैं? x। पेन आपके हो जाएंगे अगर x, तो पेंसिल आपकी हो जाएंगी 50 - x, ठीक है। ऐसा निकाल सकते थे, या एलिगेशन लगा लीजिए। आप एक वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर टोटल 50 वस्तुएं तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 273/50 हो जाएगा। हम पेन या पेंसिल का नहीं कह रहे हैं। अगर एक वस्तु का औसत मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 273/50 हो जाएगा औसत मूल्य। होगा कि नहीं? एक वस्तु का औसत मूल्य, एक वस्तु का औसत मूल्य क्या हो जाएगा? 273/50, ठीक है ना। 273/50
एक पेंसिल का कितना है 6, एक पेन का कितना है 5, और औसत मूल्य हो गया 273/50। चाहे तो भाग दे लीजिए और चाहे इस 50 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 50 से करेंगे ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 250, और यहाँ से 50 हट जाएगा, इसलिए अब घटा लेंगे। 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 27, 27। और 273 में से 250 घटाएंगे तो कितना होगा 23, 23। तो पेन और पेंसिल का जो अनुपात है वह आपका कितना है 23 और 27। 23 पेन खरीदा है और 27 पेंसिल खरीदा, ठीक है ना। हो जा रहा है ना 50, जोड़ के 50 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर और अनुपात बनता तो उस अनुपात में निकाल लेते कितना बनता है। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ये आसान है ना ये। आगे चलो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को पहले अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर समान नॉमिनल वैल्यू वाली एक अन्य छूट देकर 405 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 540 है तो D का मान है। आसान है, कर सकते हैं। 540 से 405 हो गया, यानी कितने का छूट हुआ, कितने का छूट हो गया 35 का। एक सौ 135, 135 का डिस्काउंट है 540 पर, कर लेंगे। 135 का डिस्काउंट है 540 पर, आगे बढ़े। 540 लिखा था, इधर देखिए 540 लिखा है, बेचा गया है 405 में। आपने घटा लिया है, हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 135 रुपये का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। 135 का डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 135/540 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट, ठीक है ना। कट नहीं रहा है, क्या हुआ, क्वेश्चन गलत लिखा है, ठीक है ना। हाँ, पूरा 25 आ रहा है। यहाँ पर एक अन्य छूट नहीं दिया, उसको देना चाहिए, ठीक है ना। एक अन्य छूट और देना चाहिए। एक और छूट देना चाहिए। क्या, कैसे लगेगा, एक और छूट देगा, जैसे एक डिस्काउंट ले लेंगे 540 पर, और एक और छूट दे दिया होता तो हम 4, हाँ हाँ, तो वो छूट पता होगा तभी तो डी का एग्जैक्ट मान निकाल पाएंगे। नहीं समझे, अरे भाई जैसे आपने कहा कि 540 पर एक डिस्काउंट दे देंगे डी का, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस D/100 हो जाएगा, ठीक ना। एक और डिस्काउंट आपका होगा, अब वो नहीं पता है, बराबर हो जाता है 540। आपके पास क्या है, एक ही समीकरण तो है, एक समीकरण से क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना। तो समान नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या है,
हाँ, क्या है नॉमिनल वैल्यू? कितना दे रहा है? आना करके नहीं। 540 का 12.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि आपका हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक ना? यही तो होगा। 12.5%, इसका मतलब है 1/8। 7/9, 7/8 हो जाएगा क्या? 7/8, सॉरी, 7/8 हो जाएगा। ठीक ना? 8 कट जा रहा है ये, और एक मान मिल जाएगा वो आपका जगह। लेकिन वो कुछ गलती है, या तो क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, या फिर आधा कर लीजिए, वही 25 आ रहा है उसका आधा कर लीजिए। ठीक है ना? कुछ छूटा हुआ है, या नॉमिनल वैल्यू का फिर कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। 12.5% निकाल लेंगे तो ऐसे कैसे समझ पाएंगे कि होगा? ठीक है ना? नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है ना? चलिए आगे चलिए। उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल 2700 डिग्री है। सभी अंतःकोणों का योगफल 2700 डिग्री है। अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? हाँ, n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है ना? क्या होगा? बहुभुज के अंतःकोणों का योग। बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180। क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना दिया है? 2700 डिग्री। इसलिए n-2 बराबर क्या हो जाएगा? 2700/180। ठीक ना? 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 15 हो गया। इसलिए n बराबर 15×2 17 हो। ठीक ना? बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। प्रत्येक अंतःकोण होता है, प्रत्येक अंतःकोण वो आपका होगा n-2 इंटू 180/n। बाह्य कोणों का योग होगा, बाह्य कोणों का योग 360, और प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n। ठीक ना? ध्यान दें, जब प्रत्येक कहेगा तो समबाहुभुज होना जरूरी है, और अंतःकोणों का योग कह रहा है तो बहुभुज हो और चाहे समबाहुभुज हो। ठीक है, ठीक है ना? समझे बात? प्रत्येक तभी निकल पाएगा जब समबाहुभुज होगा, और योग तो चाहे समबाहुभुज हो चाहे बहुभुज हो, योग निकल जाएगा। आगे चलें। चलो, समबाहुभुज होगा तभी प्रत्येक कोण बराबर आएगा, नहीं तो अगर बहुभुज है, अलग अलग भुजाएं हैं, तो कोण भी अलग अलग आएगा, तो उस स्थिति में प्रत्येक अंतःकोण नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना? चलो, चतुर्भुज ABCD में AB 17, BC 8, CD 9, AD 12, AC 15। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
हो जाएगा? हाँ, नहीं आएगी। क्या लगा रहे हैं? एक चतुर्भुज आपको दिया है, ए बी सी डी है, ठीक ना? ऐसे कुछ है वो, ए बी सी डी। आपको ए बी दिया है 17 है, बी सी दिया है 8 है, ए सी दिया है, ए सी कितना दिया है? 15 दिया है, ठीक ना? ए सी क्या दिया है? 15 दिया है। और क्या दिया है आपको? सी डी कितना दिया है? 9। और ये कितना दिया है? 12। ठीक है ना? नहीं होगा? अरे भाई 9 12 15 ये समकोण बन रहा है, ठीक है? 8 15 17 ये समकोण बन रहा है। समझे बात? नहीं होगा? क्या नहीं समझ पाए? मुड़ी ला रहे हैं। 9 12 15 भुजा हो गई तो क्या हो गया? समकोण हो गया ना? अब ये समकोण दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा वो बात अलग की है। 9 12 15 से कोई त्रिभुज बन गया तो क्या हो गया? समकोण नहीं हुआ? 3 4 5 नहीं हुआ? 9 12 15 समकोण हो गया, ट्रिपलेट है ये। ऐसे ही 8 15 17 ये भी तो ट्रिपलेट है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज व पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 9 गुणे 12। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 8 गुणे 15। काहे नहीं आ रहा? 8 8 15 17 नहीं बन रहा? तो क्या हुआ? अरे भाई मैं जो बना मैं यहाँ कहाँ बना रहा हूँ समकोण? यहाँ समकोण बना रही हूँ कि नहीं? ये सामने इसका यही तो कड़ है। अब वो नहीं दिख रहा फिगर में, वैसा नहीं बन पाया, वो बात अलग की है। समझे बात? यहाँ यहाँ समकोण बनेगा और यहाँ यहाँ समकोण बनेगा, ठीक है? कितना आ गया ये? 6 9 छक 54 4 60 कितना हो गया? 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्या दिया था? सेंटीमीटर। कहाँ? अरे तो ये दोनों लेंगे ना, समकोण बनाने वाली भुजा लेंगे ना। समकोण बनाने वाली भुजा क्या है? 8 15 है ना? अब फिगर वो नहीं, यहाँ समकोण नहीं दिख रहा, बात अलग की। इसको फिगर थोड़ा और पिचका के बनाना चाहिए था। समझे बात? आगे चलें? चलिए। कोई नहीं लगा पाया था क्या? फिगर ही नहीं बनाए होंगे। फिगर बनाए होंगे तो ट्रिपलेट नहीं ढूंढ पाए। आगे चलो। हाँ, जो समकोण नहीं बना पा रहा था उसका भी लग जाता। ध्यान दें। हाँ, डायगोनल नहीं दिख रहा है या ट्रिपलेट नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तब भी लग जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लीजिए? अलग निकाल लीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लीजिए? अलग निकाल लीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं समकोण है तो तीनों भुजा पता है तो समकोण आपको क्या निकाल सकते हैं? हीरोज फार्मूले से निकाल सकते हैं, तब भी तो निकल सकता है क्षेत्रफल। 9 12 15 से मान लीजिए नहीं समझ में आ, 9 12 15 समकोण बना रहा है
तब भी तो 9 12 15 से जीरोज फार्मूला लग जाएगा, और इसमें 8 15 17 में भी लग जाएगा। तो दोनों क्षेत्रफल फिर बाद में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब भी कर सकते थे। ठीक है ना। चलिए, बाकी अगर ट्रिपलेट को देख लिए तो जल्दी हो जाएगा, बस यही। आगे चले। आंकड़ों का बहुलक बताना है। सबसे अधिक बार, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार संख्या आई हो, यानी कि आपको मॉड बताना है, बहुलक मॉड बताना है। मॉड आपका होगा, कौन सबसे ज्यादा बार आया है? हाँ, 83 ना, 83 सबसे अधिक बार आया है, तो आंसर हो जाएगा 83। यदि आपसे कह रहा है यदि 2 और -3 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो समीकरण है, तो समीकरण है, तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर मूलों का योग 2 - 3 है, ठीक है। हाँ, तो योग होगा तो ही बन जाएगा ना, 2 - 3 इंटू एक्स इंटू ये जाएगा 2 इंटू -3 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 बराबर 0। मूलों का गुणनफल, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2 - 3 यानी कि -1, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा 2 इंटू -3 इंटू -6। ठीक है, ये क्या ओपन हो गया यार। आगे चले। दो दो समीकरण आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से दो क्वेश्चन आया था। पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000 था, सरस्वती का मासिक वेतन 10,000 था। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,400 है, जबकि सरस्वती का मासिक वेतन 12,500 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को x द्वारा निरूपित किया जाता है, और पिछले वर्ष मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष गंगा के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को y द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इसका मान बताना। क्या करना है, आसान है। एक्स वाई का मान निकाल लीजिए और दिए गए समीकरण में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ठीक है ना। गंगा का क्या है मासिक वेतन, पहले गंगा का है 12,000, गंगा का कितना है 12,000 पिछले वर्ष, और इस वर्ष कितना है गंगा का 14,400 और सरस्वती का है कितना है 10,000, ठीक ना। और इस बार हो जाता है 12,500। तो यहाँ आपसे ये कह रहा है कि एक्स बढ़ता है और ये वाई बढ़ता है, ठीक है, उल्टा दिया है। चलिए, ये एक्स दिया है और ये वाई दिया है, तो ये कितना परसेंट बढ़ रहा है इसको निकाल लेंगे। 2,400 रुपये बढ़ा है 12,000 पर, ठीक ना। कितना आ गया ये 50%, 12 दूनाई 24, हाँ 20%, 12 दूनाई 24, 20%। सॉरी, ये आपका कितना बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है 2,500 बढ़ रहा है, किस पर 10,000 पर। ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, 25%, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हमें मान निकालना है x - y बटे वाई और इंटू 100। हमें चाहिए x - y बटे वाई इंटू 100 चाहिए। तो x का मान कितना है 25 माइनस 20 बटे 20 गुणे 100, कितना बन जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25%।
आगे चलें। यदि ब्याज की गणना, क्वेश्चन बदल रहे हैं ना, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 16,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 20% वार्षिक बढ़ रहा है तो छमाही कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा। 20% अगर वार्षिक है तो छमाही कितना होगा? 10%। और साल भर में 2 बार बढ़ेगा 10-10%, तो कितना बढ़ जाएगा? 21%। ठीक ना, सीधा कर सकते हैं। वार्षिक आपका दर जो है वह कितना है? 20%। इसलिए वर्ष में कितना हो जाएगा, सॉरी छमाही कितना हो जाएगा? छमाही हो जाएगा आपका 10%। और 1 साल में चाहिए, 1 वर्ष में चाहिए तो 1 वर्ष में 10%, 10% 2 बार बढ़ेगा। 10%, 10% कितनी बार बढ़ेगा? छमाही 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 2 बार, तो इसका मतलब हो गया 10 + 10 और +10 × 10/100। तो एक ही बार में कितना बढ़ा दें? 21% बढ़ा दें। तो आपका मूलधन कितना है? 16,000। मूलधन 16,000 दिया है ना, 16,000। इसलिए क्या चाहिए? मिश्र धन चाहिए कि ब्याज चाहिए? क्या दिया है? एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 16,000, 21% यानी कि 121/100 कितना हो जाएगा मिश्र धन? 21% मूलधन और 100%, सॉरी 21% ब्याज और 100% मूलधन। आगे चलें। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 एक 33, तो आपका हो जाएगा 063, 063, 063 आपका आ रहा है सी में। ठीक ना, ठीक है। 19,360। और चाहे पहले 21% निकाल कर 16,000 में जोड़ दीजिए। ठीक है ना। आगे चलें। कुछ निश्चित आंकड़ों का बहुलक उसके माध्य से 6 अधिक है और इनकी माध्यिका 13 है। इन आंकड़ों का बहुलक बताना है। इन आंकड़ों का बहुलक बताना है। तो क्या दिया है आपको? फॉर्मेट याद होना चाहिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर आपका होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक ना, मॉड बराबर होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपका हमें जो दिया है बहुलक माइनस माध्य। हमें क्या दिया है? बहुलक माइनस माध्य। इसमें तो आ नहीं रहा है, तो हम बहुलक माइनस माध्य क्या कर लेंगे? बना लेंगे। बहुलक माइनस माध्य बना लेंगे, यानी कि इधर माध्य घटा दिए तो इधर भी माध्य घटाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 माध्यिका और माइनस 3 माध्य हो जाएगा कि नहीं? 3 माध्यिका माइनस 3 माध्य हो जाएगा। इधर 1 माध्य घटाए तो इधर भी 1 माध्य घटाए, 2 पहले से था, 1 और हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो बहुलक का मान दिया है, बहुलक माइनस माध्य का मान दिया है 6। ये हो गया 6 बराबर 3। माध्यिका दिया है, कितना दिया है? माध्यिका कितना दे रखा है? 13 बराबर हो जाएगा 3 माध्य। कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 13 तिया 39। तो 3 माध्य बराबर हो जाएगा 39 माइनस 6 ना, इसलिए माध्य बराबर हो जाएगा 11। माध्य कितना आ गया? 11। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बहुलक। हमें क्या चाहिए? बहुलक। फिर से इसको यूज कर लेंगे। तो हमें चाहिए बहुलक। अब हमें माध्य पता हो गया, माध्यिका, तो हम बहुलक निकाल लेंगे। 3 माध्यिका आपका है 13, 3 × 13 माइनस 2 × 11। ठीक ना, 3 × 13 माइनस 2 × 11 हो जाएगा 39 माइनस
22, 39 माइनस 22, तो इधर 9 8 17, 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। आगे ठीक है ना। ये क्वेश्चन कराया गया है, देखिए 26 नंबर कराया गया है कि नहीं कराया गया। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1 5 और 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है। उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। कराया गया तो नहीं क्वेश्चन, नहीं याद आ रहा अमित। नहीं कराए थे, जिससे पूछ रहे हैं उसको बोलने तो दीजिए। क्यों, याद है कि नहीं। देखिए अभी जल्दी में ही हुआ है, एलसीएम ऐसे पढ़ा रहे थे तो आया था कि नहीं ये क्वेश्चन, आया था ना। क्या कह रहा है, आपने दो संख्याओं का क्या निकाला है, भाग विधि से एचसीएफ निकाला है। दो संख्याओं का क्या निकाला है, भाग विधि से एचसीएफ निकाला है। आपका जो अंतिम भाजक है वो कितना है, 15, यानी कि अंतिम बार जब आप भाग देते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। और जब आप इसके भागफल लिखते हैं तो पहला 1 आता है, फिर 5 आता है, फिर 2 आता है। ठीक है, 5 आता है, 15 आता है, फिर 2 आता है। तो आपका यहाँ संख्या क्या रही होगी, 15 दूना 30 रही होगी, ठीक ना। जो यहाँ 30 हो, यहाँ का क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा, ये 30 हो गया, और ये इसका क्या हो गया, इस वाले का शेषफल हो गया। तो 30 पंचे 150, ये कितना हो गया, 165 हो गया, 165 हो गया, ठीक ना। ये हो गया 165। जो यहाँ जिसमें आप भाग दे रहे हैं यानी कि भाज, वो यहाँ का क्या था, भाजक था। और जो यहाँ 30 प्राप्त हो रहा हो, इसका क्या है, शेषफल है, ठीक है ना। आपका हो जाएगा 165 प्लस 30, 195, 195, ठीक ना, 195। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलसीएम, 165 और 195 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, एलसीएम चाहिए। कर लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ 21 35 कर लीजिएगा भाई, सभी लोग एलसीएम कर लेंगे ना। 165 और 195 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। ये जो लिखा है, ये लिखा है 11 गुणे 15, और ये आपका लिखा 15 एकम 15, और 15 तिया 45, 13 गुणे 15। इसलिए इसका एलसीएम जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा 11 गुणे 13 गुणे 15। इसको गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा 21 45, ठीक है। चल अगला बताएं। आपको दिया है P बराबर 1/x माइनस 1/y, इंटू में दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस
1/x इंटू 1/y इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यू बराबर है वाई बाई एक्स। तो पी बाई क्यू चाहिए। क्या चाहिए? पी बाई क्यू चाहिए। पहले पी सॉल्व कर लीजिए। पी बराबर है आपका 1/x प्लस 1/y माइनस इसके बाद, अच्छा माइनस है, ठीक है पीछे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आगे लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर आपका है प्लस 1/x प्लस 1/y, फिर आगे आपका लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर कि x माइनस वाई का, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना, प्लस एक्स वाई, ये लिखा है आपका। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई या y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स बटे एक्स वाई होगा। ये आपका हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे में एक्स वाई या वाई प्लस एक्स एक ही बात है। आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस एक्स वाई, कितना हो गया? ये हो गया y माइनस एक्स बटे एक्स वाई, और ये आपका बन गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये आपका बन गया भाई एक्स प्लस वाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बट्टे में पूरे पे एक्स वाई लिख दे रहे हैं, इसमें पूरे भी बट्टे में एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक है ना। ये तो ठीक दिख रहा है, इसको हम लिख देंगे क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऊपर जो लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है बट्टे में एक्स वाई। प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक ना, y माइनस एक्स है, इसको x माइनस वाई होता तो ज़्यादा सही से लिखते, ठीक ना। अब y माइनस एक्स है तो इसको ऐसे लिखेंगे वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटे एक्स वाई, ठीक है ना। कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? अरे भाई चाहे लिखिए x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिखिए। अगर ये लिखा तो ये लिखा जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर y माइनस एक्स लिख देंगे तो क्या लिखा जाएगा? आगे तो ये तो सेम रहेगा ना, इसमें कोई अंतर आएगा नहीं, इस वाले में बराबर लिखेंगे वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, या थोड़ा सा अंतर आएगा तो यहाँ पहले वाई आ जाएगा बाद में एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या देंगे? इसको वाई एक्स लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको क्या लिख देंगे? वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटे एक्स वाई, और ये प्लस बीच में लगा हुआ है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स वाई, तो हर बराबर है तो अंश जुड़ेगा या घटेगा, जैसा साइन होगा तो लिखा जाएगा आपका वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स वाई, वाई क्यूब सॉरी एक्स क्यूब कैंसिल, बचेगा आपका 2y क्यूब बटे एक्स वाई, फिर से y से y कैंसिल तो आपका बचा 2y स्क्वायर बटे एक्स। ये किसका मान हो गया? p का, ठीक ना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए p बाई क्यू, हमें चाहिए p भागे क्यू। क्यू का भी मान दिया है क्या? कुछ क्या दिया है? ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया 2y स्क्वायर बटे एक्स, इसको भाग कर दें या गुणा कर दें? गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/q, यानी कि q का मान उल्टा x/y हो जाएगा, y बाई एक्स है तो हो जाएगा x बटे y, उल्टा हो जाएगा।
कैंसिल कर लीजिए, y से y कैंसिल और x से x कैंसिल, तो आपका क्या आएगा 2y। ठीक है ना, 2y आ जाएगा।